नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। समा की खुसूसी नशरियात सितंबर में मार्च के साथ मैं हूं अली हैदर। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 हफ्तों से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जिस इत्तेहाद और यकजहती की तस्वीर बना हुआ था, आज इसमें एक तलखी का रंग देखने में आया है। जब एतजाज़ एहसन अपने ऊपर लगाए गए चौधरी निसार के इल्ज़ामात जो हैं उनका जवाब देना उन्होंने शुरू किया तो चौधरी निसार गुस्से में आकर अपनी सीट से उठ पड़े और जिन्हें दूसरे वज़रा और खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बाजू से पकड़कर बिठाने की कोशिश की और बिठाए रखा। एतजाज़ एहसन बोलते रहे और आखिरकार चौधरी निसार ऐवान से बाहर चले ही गए। अब खुर्शीद शाह ने भी चौधरी निसार को पोरस के हाथी से तशबीह दे डाली और कहा कि जी अब नवाज शरीफ को अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान कर लेनी चाहिए और अपनी सफों में मौजूद इन आस्तीन के सांपों से छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए जो वजीर आजम बनने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नाज़रीन, ऐसे वक्त में जब अपोजिशन जमातों की मुश्तरका काविशों से धरने वालों के साथ मामलात तकरीबन 90% तय पा चुके थे, चौधरी निसार वाले मामले ने हुकूमत को एक मरतबा फिर तनहा करने की कोशिश की है। और अब देखना यह है कि क्या अपोजिशन जमातें हुकूमत को उतना ही सपोर्ट करेंगी या जमहूरियत के तसल्सल का अमर इंतशार का शिकार हो जाएगा और हुकूमत को इस कड़ी मुश्किल का मुकाबला अकेले ही करना होगा। इस मौजू पर बहस करने के लिए आज हमने जो पैनल किया है, हमारा मौजूद पैनल, उससे आपका तारुफ करवा दें। जी, मुजीबुर रहमान शामी साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। शामी साहब, बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग। इसके साथ साथ नूनी को रिप्रेजेंट करेंगे जी मियां जावेद लतीफ़ साहब। मियां साहब, बहुत शफकत, आप भी तशरीफ लाए। सरदार लतीफ़ खोसा, साबिक गवर्नर पंजाब, पीपल्स पार्टी के आमरानुमा। खोसा साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। इसके साथ साथ पीटीआई के सीनियर रुकन, सीनियर मेंबर शाह फरमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सबसे पहले मैं पॉलिटिशियंस के साथ और जो हमारे मौजूद सियासतदान हैं उनसे भी बहस का आगाज करूंगा, लेकिन एक सियासी तजिया ले लें मौजूदा सूरत हाल का। खास तौर पर एक बात जो मैं इंट्रो में ऐड करना भूल गया वो चौधरी शुजात साहब का बयान भी है। शामी साहब, निसार साहब, ये बात तो अब पार्लियामेंट ने बरमला कही, पार्लियामेंटेरियंस ने, खुर्शीद शाह साहब ने, एतजाज एहसन साहब ने। ये चेमगोइयां पहले भी थी कि चौधरी निसार शायद वो शख्स हो सकते हैं जो डुअल गेम कर रहे हो, जो मियां साहब के नुकसान का बायस बने। अब इस बात का ऐलान भी किया जा चुका है अपोजिशन की जानिब से। आपका तजिया क्या कहता है? चौधरी निसार साहब एक नुकसान है पीएमएलएन के लिए? देखिए, चौधरी निसार साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून के बहुत पुराने रहनुमा है। बल्कि कई लोग तो ये कहते हैं कि इसमें एन है ना, वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब का नहीं है, निसार भी है, निसार अली का एन भी शामिल है। इसलिए ये तवक्को तो नहीं हो सकती कि वो कैसे ऐसा इकदाम करेंगे जिससे नवाज शरीफ साहब को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच जाए। लेकिन उनके मजाज में एक सख्ती है और उसकी वजह से बाज़ औक़ात ऐसी सूरत पैदा हो जाती है इसके बड़े नुकसानात हो सकते हैं। जैसा कि आप देखिए कि जो हमारे एतजाज़ एहसन साहब हैं, उन्होंने अपनी तकरीर में जो वज़ीर दाखिला का जिक्र किया था और उनकी बेबसी का, वो एक बड़े लतीफ़ अंदाज में किया था। लेकिन उसके बाद जो वज़ीर दाखिला ने जवाब दिया वो बहुत कसीफ हो गया और उन्होंने बड़ा पर्सनल हमला कर दिया एतजाज़ एहसन साहब पर, जो इस वक्त तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और अगर ऐसा वक्त ना हो तब भी एक सीनियर सियासतदान को जेब नहीं देता। तो क्या वो मियां साहब की बात नहीं मानते चौधरी निसार साहब? क्या वजह है? उनका मजाज जो है, अब उनको गुस्सा आया मैं उनकी तनकीद पर। और वैसे भी जो तकरीर थी एतजाज साहब की, वो एक अपोजिशन लीडर की तकरीर थी ना, उसमें हुकूमत के लिए फूल तो हो नहीं सकते थे, तो हुकूमत की पॉलिसीज पर भी उन्होंने खासी सख्त तनकीद की। लेकिन देखिए, उसकी तकरीर पर ये आप उसको इस नुक्ते से नहीं देखेंगे, आप ये देखेंगे कि उसका नतीजा क्या था उनकी, यानी देखिए ना बॉटम लाइन क्या थी। वो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे थे और पार्लियामेंट को सपोर्ट कर रहे थे कि कोई इस्तीफा वजीर आजम से नहीं मांग सकता, ना वजीर आजम को देना चाहिए। लेकिन यही सपोर्ट जेपरडाइज होती है शामी साहब, जब उन्हीं की वजह से एक इत्तेहाद वो जेपरडाइज होता नजर आता है। इस बात की शाह साहब ने खुद भी की। अच्छा, एक और वजह भी है कि वो उन्होंने ये भी कहा कि इन्हीं वजीर की वजह से हम मुश्किल में आ गए हैं, ऐवान मुश्किल में आ गए। ये बात दुरुस्त है। देखिए, अब देखिए, खुर्शीद साहब ने भी उस पर तनकीद की, फिर वजीर आजम ने माफी मांग ली। एक तो हाउस में आकर मांगी, एक हाउस में आने से पहले मांगी। राब्ता किया एतजाज एहसन साहब से, खुर्शीद शाह साहब से, उनसे माजरत की। हाउस में खड़े हुए, खुर्शीद शाह साहब तो गुफ्तगू कर चुके, उन्होंने माजरत की। उसके बाद जो एतजाज एहसन साहब ने तकरीर की है
वो थोड़ी बहुत वजाहत कर देते इल्जामात की, लेकिन मेरा ख्याल वो भी एक बहुत हद जितनी पार की उन्होंने। और यही माफी नाकदीन का, बल्कि अपोजिशन वालों का ये कहना है कि ये माफी मांगनी चाहिए थी चौधरी साहब को खुद। और ये बात भी उन्होंने की कि जी मियां साहब कब तक आप माफी मांगेंगे उन लोगों के लिए जो पहले आपको छोड़ चुके हैं। अच्छा मियां जावेद लतीफ साहब, खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि जी अपने दोस्त और दुश्मनों को आप पहचाने, आप अब तक अपनी सफों में मौजूद दुश्मनों को पहचान पाए? नहीं अली, बात यह है कि जिस तरह शामी साहब ने वजाहत की, मैं बिल्कुल इनकी बात से पूरा मुतफिक हूँ, इत्फाक करता हूँ इस बात पे कि जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो ख़ास तौर पे अपोजिशन होती है, वो इस तरह की बात करती है, सख्त रवैया, सख्त लहजा अपनाती है, मगर हुकूमत को सख्त लहजा कभी भी अपनाना नहीं चाहिए। अब जहाँ तक बात है एतजाज़ आसन साहब की, जो उनकी गुफ्तगू की, तो मेरी ये गुजारिश होगी कि इससे पहले पार्लिमान को इस तरह किसी ने इस्तेमाल नहीं किया ज़ात के हवाले से। मेरी ये गुजारिश होगी उनसे भी कि पार्लिमान से बाहर जिस तरह कमर जुमा कायरा साहब गुफ्तगू करते रहे हैं इन पिछले 3-4 हफ्तों में, यहाँ तक कि जरदारी साहब के भी ये अल्फाज सुने गए कि जनाब बादशाहत है या उसका जवाब आपने इस तरह पार्लियामान में आके, वो भी जब आपको सपोर्ट मिल रही है ऑपोजिशन की, तब देना था। अगर मेरी बात मुकम्मल हो लेने दें तो मैं इसमें मैं यही अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके बावजूद भी पार्टी की तरफ से किसी ने उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये उनकी राय थी। जवाब होता है पार्लियामान के अंदर आके जो रोल खुर्शीद शाह साहब अदा कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि तारीख में और जमहूरियत में उनका नाम जो है वो सुनहरे रूप में लिखा जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर जिस तरह एतजाज आसन साहब ने के मुतल्लिक निसार साहब ने बात कर दी थी पार्लियामान के बाहर, तो अगर वैसे तो मुनासिब नहीं था, अगर एतजाज साहब उसका जवाब देना मुनासिब हो समझते तो ये जमात का कोई मौकफ नहीं था मुस्लिम लीग नून का जो उन्होंने बात की। अच्छा आगे बढ़ते हैं। बात जिस तरह शामी साहब ने फरमाया, बात सिर्फ मिजाज पर आके खत्म नहीं होती, ठीक है वो गर्म मिजाज के, लेकिन जो दीगर इल्जामात है ना उनके, उनमें तारीख में अगर झांके, जो उसका खुद हवाला उन्होंने दिया, वो GHQ से खाना आने वाली बात और हाउस अरेस्ट सिर्फ वो थे, कायद उनके उस वक्त जिला वतन हो चुके थे लेकिन वो आराम से रह रहे हैं, ये चीज जेलें भी उन्होंने भुगती, ये चीजें कहीं हद तक उनके इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करती हैं कि चौधरी निसार साहब हमेशा से इस मामले में सुखी रहे और अलहदा रहे। ये उनका कहना है। नहीं ऐसा हुआ तो था ना, आप इसको डिनाई तो नहीं कर सकते। मैं तो खुद जेल में था, मुझे तो पता नहीं कि क्या उनको पता नहीं था क्या सूरतें मिल रही हैं या नहीं, मगर ये एक हकीकत है कि चौधरी साहब ने 85 से मुस्लिम लीग के लिए जद्दोजहद की, उनकी कुर्बानियां हैं, मगर उनकी खिदमत में भी ये गुजारिश होगी कि उनकी गुफ्तगू के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर को एक्सक्यूज करना पड़े तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। लतीफ खोसा साहब, मैं उनकी तरफ भी बढ़ता हूं, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। सर ये बताइएगा, खोसा साहब, प्यार की पींगें लड़ रही थी पार्लियामेंट के अंदर और ऑपोजिशन और हुकूमत एक साथ साथ चलते बड़े अच्छे लग रहे थे, नजर आ रहे थे, ऐसे मनाजिर बड़े कम नजर आते हैं पार्लियामेंट में। ये अचानक क्या हुआ कि उसके बाद अचानक तलखियां जो है वो भड़क उठी हैं और आपके निशाने एक वजीर की तरफ है, उस वजीर के निशाने आपकी तरफ है, क्या किसी के एक बयान पर इतनी तलखियां बढ़ानी चाहिए? देखिए बात यह है कि एक जाती आप जब हिट करते हैं किसी को इस अंदाज से, उस पर जाती इल्जामात लगाते हैं, तो पार्लियामान में उसका हक होता है अपने आप को दिफा करने का, अपनी सफाई देने का। और जैसे खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि ये एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी हैं सेनेट के, एतजाज आसन साहब सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा ही नहीं है, लीडर ऑफ दी जो उधर ऑपोजिशन भी हैं सेनेट में। तो इसलिए अपर हाउस में लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन होने के नाता से ये सारे सेनेट का भी प्रिविलेज था, बल्कि ये जॉइंट पार्लियामेंट का प्रिविलेज ब्रीच हुआ था। तो इस अंदाज से ये एतजाज आसन की बात नहीं रह गई है। आप जरा उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा चौधरी निसार खान साहब की, और जो इन्होंने इल्जामात लगाए जो है लैंड माफिया साहब कह रहे थे मुझे घूर रहे हैं वो दूर दूर से वो भी कहा, देखे वो घूर भी रहे थे और कह रहे थे मैं तुम्हें अदालत में घसीटूंगा। ये तो तल्ख कलामी जो है प्राइम मिनिस्टर के मौजूदगी में हुई है। तो मुझे साहब आपको लगता है दिस वाज द राइट टाइम
जब आपके मुखालफत में मैं आपकी बात नहीं कर रहा, हुकूमत के मुखालफत में बाहर एक महाज खड़ा किया हुआ है 2 लोगों ने, वो सही या गलत उस पर बास में बहस करेंगे आप, लेकिन ये बताएं कि आपके दरमियान जो एक दूरियां खत्म हो रही थी वो अब तलखियों में बदल रही हैं। मैं तो यही कहूंगा, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आस मां के हो। मुझे नहीं लगता मोहतरम नवाज शरीफ साहब को इमरान खान साहब से खतरा है या ताहिरुल कादरी साहब से खतरा है। मुझे तो लगता है मोहतरम नवाज शरीफ साहब को और उनकी हुकूमत को उनके अपने ही वज़रा और मुशीरों से खतरा ज्यादा है। अगर आप सारे इस अपनों में क्या सिर्फ चौधरी निसार भी है, खोसा साहब या कोई और भी शामिल है ऐसे अपनों में? सारे बिल्कुल शामिल है। अगर आप ख्वाजा साहब की तकारीर पहले सुनिएगा, अगर आप ख्वाजा पार्टी को मुस्लिम लीग में शामिल कर दिया जाए, सुनिए, ताकि उनके दोस्त उसमें शामिल हो जाए। नाम बताइएगा खोसा साहब जी, आप नाम बता रहे हैं इनके। भाई हम देखें, ख्वाजा साद रफीक साहब से शुरुआत होती है, ख्वाजा जो है दोनों खाजगान माशाल्लाह डिफेंस मिनिस्टर साहब से होती है, फिर आसन इकबाल साहब की तकारीर सुनिएगा, फिर परवेज रशीद साहब की तकारीर सुनिएगा, फिर मौसूफ खुद चौधरी। देखें, ऑपोजिशन का तो हक है हमारे खिलाफ मोहतरम निसार अली खान साहब। तो एक और सवाल यहाँ पे सरदार से पैदा होता है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ तकरीर की बिना पर ऐसा हो रहा है या फिर अमली तौर पर भी ये लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखें, मुझे तो लगता है कि ये पैदा किया गया है क्राइसिस। देखें, ये हुकूमत के अपने अंदर से जिस अंदाज से अफवाज पाकिस्तान को, अस्करी क़यादत को जिस अंदाज से उनको मलाइन करने की कोशिश की जा रही है, ये एक कॉन्शियस है। बदकिस्मती से मोहतरम नवाज शरीफ साहब पहले भी अगर 2 मरतबा देखें तो उन्होंने अस्करी क़यादत के साथ इसी तरह जो है उन्होंने किया। होता यह है कि जमात में मुख्तलिफ राय रखने वाले लोग होते हैं। अगर जिस तरह ये लिस्ट दे रहे हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्तलिफ राय रखने वाले लोगों ने जहां पे टाइमिंग थी पोलाइट रहने की, सॉफ्ट रहने की, इन राय रखने वाले लोगों ने उस मौके पर अपनी राय दी कि काम बिगड़ा। फौज तक से ताल्लुकात आपके इन्हीं तकारीर और शोला बयानी की वजह से बिगड़े हैं। मैं यही तो ये खोसा जो फरमा रहे हैं इसमें कुछ हद तक सदाकत भी है। नहीं, ये बात दुरुस्त है कि अपने अगर इन्होंने तब्दीली लानी चाहिए, अपने रवैयों में बेहतरी लाने की जरूरत होती है। और मैं इससे इख्तलाफ करता हूं कि हुकूमती स्पोक्समैन जो होते हैं उनको सॉफ्ट, उनको नरम बात करनी चाहिए, उनको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। मगर आज जिस तरह चौधरी एतजाज हसन साहब ने, जब खुर्शीद शाह साहब ने बात कर ही ली थी, डिटेल बात कर ली थी, तो इतनी तफसील में उनको जाने की जरूरत नहीं थी। और जब उसी पार्लियामान में दोबारा से खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर ने एक्सक्यूज कर लिया, तो मेरे ख्याल बात खत्म हो जानी चाहिए थी, और वैसे हो भी जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। चले ठीक है, हम शाह फरमान साहब की जानिब भी बढ़ते। शाह फरमान साहब, एक तो राय दीजिएगा जो मौजूदा डेवलपमेंट हुई है इस पे। खान साहब कंटेनर पे खड़े होकर ये कहते रहे कि मेरा चौधरी निसार से राब्ता भी है, मैं BBM भी करता हूं उनके साथ, और निसार साहब ने खुद भी बारहा के जगहों पर यह फरमाया है। इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो इल्जाम लगाया है पीपल्स पार्टी की जानिब से, हुकूमत के अंदर सफों में पोरस के हाथी मौजूद हैं, किस हद तक आप इत्तफाक करते हैं इससे? देखिए जी, हमें तो चौधरी निसार साहब से ये गिला है, ये शिकवा है कि जिस तरह पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर जिस तरह उन्होंने ऑपरेट किया, उसको तो हमने खिताब भी दिया फील्ड मार्शल चौधरी निसार अली खान। तो मेरा नहीं ख्याल ये अगर माजी की पीपल पार्टी और PMLN के दरमियान जो पॉलिटिक्स रही है, शायद ये एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और इनके दरमियान जो मामलात हुए, एटीट्यूड का भी इशू हो सकता है। लेकिन इसमें PTI के साथ कोई हमदर्दी वाली फैक्टर या ऐसी कोई बात मुझे नजर नहीं आती, है ना? ऐसी कोई बात है। वो तो कहते हैं कि जिस तरह से आप पर क्रैकडाउन हुआ, पुलिस ने आप पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया, उससे तो आपका मुकदमा मजीद मजबूत हुआ, आपने तो हमदर्दी का वोट लिया वहां पे। तो निसार साहब ने एक तरह से आपकी हेल्प की है। हमें चौधरी निसार साहब से ये तवक्को नहीं थी कि ये इस तरह मतलब क्रैकडाउन करेंगे। तो मैं चौधरी निसार साहब की तरफ से या PTI के साथ कोई सिंपैथी मैं नहीं एक्सपेक्ट करता एट द मोमेंट। चलें ठीक है नाज़रीन, आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं चौधरी निसार साहब, उन्होंने कल सुबह 11 बजे का वक्त दिया।
वज़ीर आज़म साहब ने कल दोबारा उनसे मिलने को कहा तो अब 6 बजे तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी की है, मनसूख नहीं की है। आज भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उनको मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्होंने अपने प्रीमियर की बात नहीं मानी। आखिर तलखियां यहां तक पहुंची क्यों है? इसके साथ साथ चौधरी शुजात साहब का भी अहम बयान, उस पर भी कुछ गुफ्तगू होगी, बहस होगी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हैं जी। मुजीबुर रहमान शामी साहब, ये जो अब ऐवान के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो बाहर जमातें बैठी थी जो कि इस ऐवान को जाली, इस ऐवान के मैंडेट को जाली करार देती रही हैं, उनको कितनी तकलीफ मिलेगी? मैं आज हैरान पता किस बात पर हुआ कि प्राइम मिनिस्टर हैं और लीडर भी हैं चौधरी निसार साहब के, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो उनको 3 घंटे मनाते रहे। वो उनको जिस तरह, मैं उसकी मिसाल क्या दूं, जैसे इंसान जो है वो अपने किसी प्यारे को मनाने की कोशिश करता है यार, वो नहीं मान रहा होता है, वो रूठा होता है, तो उसके बावजूद भी उन्होंने कान नहीं धरे अपने प्रीमियर की बात पे। गोया प्राइम मिनिस्टर की जो रिट है वो ऐवान से बाहर ही कमजोर नहीं हुई, ऐवान के अंदर भी कमजोर हुई। बिल्कुल, क्योंकि ना तो एतजाज अहसन साहब ने उनकी बात सुनी और ना अभी तक ये खबर आई है कि निसार अली साहब ने उनकी बात मान ली है, और उनके भी आप पे मियां साहब माफिया मांगते रहे। और निसार अली साहब ने अभी मुअख्खर की है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन मैं एक बात अर्ज करूं आपसे, अगर निसार अली खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो फिर उनको साबिक वजीर दाखिला के तौर पर करनी होगी। अच्छा, इसके साथ वो इस्तीफा भी देंगे। फिर इस्तीफा देंगे या उनसे इस्तीफा लिया जाएगा? तब यह कि फिर मेरा ख्याल है कि अगर वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वजारत जो है फिर उनको उसको खैर बात कहना पड़ेगा। तो मैं वही बात मियां साहब बाकी जी, अब ये इसकी कैसे होगा ये आप जाने और मैं ऐसा बता कि मैं जानना ही चाह रहा हूं कि आखिर क्या वजह है कि अपनी वजारत को स्टेक पे लगाएंगे वो सिर्फ एक जवाब देने के लिए? मेरे नहीं ख्याल निसार साहब इतनी समझ रखते हैं। वो जो स्टेक पर चीज होगी वो रफाकत होगी नवाज शरीफ साहब की, अच्छा, और मुस्लिम लीग की। तो ये बाज़ औक़ात उन्होंने एक खबर आ रही थी कि वो एक कागज दिखाना चाहते हैं कि कोई कच्चा चिट्ठा या पक्का चिट्ठा वो एतजाज अहसन साहब का भी खोलना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि ये वक्त मुनासिब नहीं है इस काम के लिए। और निसार साहब की सियासत को क्या नुकसान हुआ है, या कि आप ऐसा समझते हैं कि जो इल्जामात अपोजिशन ने लगाए हैं, मियां साहब के दिल में कहीं ना कहीं कोई छोटी सी दरार, खलिश या ऐसी बात तो आई होगी ना कि भाई ये मियां साहब का दिल झांक के देखे तो पता चलेगा उसमें क्या क्या कुछ होता है। बहुत कुछ होगा वैसे, लेकिन बात यह है कि जो हमारे निसार अली हैं वो क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहे हैं गुज़श्ता असेंबली में, और पीपल्स पार्टी की उस वक्त हुकूमत थी, बड़े सख्त किस्म के वो कायदे इसमें इख्तलाफ थे। तो आमतौर पर जो पीपल्स पार्टी के साथ उनकी वो तनी रहती थी, तो उसके भी असरात हैं। लेकिन बहरहाल अब ये चीज़ अगर मुफाद जो है मुस्लिम लीग नून का भी इसमें है कि ये सिमट जाए, और पीपल्स पार्टी का भी, इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने तो अपनी भड़ास निकाल ली। ठीक है, अब इस मामले को कोई तूल देने की जरूरत उनके लिए तो नहीं। तो इसके बाद शामी साहब आपको लगता है कि चौधरी निसार साहब की सियासत को नुकसान पहुंचेगा? देखिए, एक सियासत तो एक नई सूरत हाल से 2-4 हो जाएगी, लेकिन वो उसके बारे में तो अलग गुफ्तगू हो सकती है कि वो क्या करेंगे। ठीक है, अभी ये कह रहे थे ना हमारे कॉन्फ्रेंस के बाद आप कह रहे थे कि हमने तो उनको फील्ड मार्शल कहा है। हाँ। तो फील्ड मार्शल तो कोई गाली नहीं है, ये तो बड़ा प्यार का लफ्ज है। अच्छा, और बल्कि उनकी दुआ दी है उनके लिए कोई तरक्की पा जाए, क्योंकि फील्ड मार्शल कहा है उनको। इससे उन्होंने ये नहीं कहना चाहा, जैसा कि आज ऑपोजिशन लीडरान ने भी स्पीच में कहा कि उनके ताल्लुकात, उनके ताने बाने जहां से मिलते हैं। अब देखिए, ये तो हमारी सियासत जो है उसमें इस तरह की बातें तो होती हैं। अब इसके बारे में कुछ कहना तो बड़ा मुश्किल है, ना ही कहा जाए तो अच्छा है। अच्छा, आप ये बताइएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहे हैं आप चौधरी निसार साहब की, उसके बाद इस्तीफा भी देख रहे हैं उनका? नहीं, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो फिर मेरा ख्याल उनको इस्तीफा भी देना पड़ेगा। तो उसके बाद कोई मियां साहब की नजर में और है चौधरी निसार जैसा इसका नाम से शुरू होता हो? इत्तेदाद साहब तो कह रहे थे जनाब, तो आपकी तो जो पीछे बेंचों में बैठे हुए लोग हैं वो भरे हुए हैं बासलाहियत लोगों से। मियां जावेद लतीफ साहब भी हो सकते हैं, या फिर अब्दुल कादिर बलोच साहब के बारे में सुन रहे हैं मियां साहब? अली, नेक्स्ट इंटीरियर मिनिस्टर। मैं गुजारिश कर दूं, अव्वल तो ऐसा मौका नहीं आएगा। आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे या वो इस्तीफा नहीं लेंगे? नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल में नहीं करेंगे। अच्छा, इसलिए कि उनकी क़यादत है मियां नवाज शरीफ साहब, भले उनका जितना भी करीबी एक तल्लुक रहा है, इतनी बड़ी लंबी एक रफाकत है,
तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको इस चीज को पहले भी 3-4 महीने नाराज रहे, मियां साहब को जाना पड़ा मनाने के लिए। नहीं मियां साहब नहीं गए। जो बेगम बार बार रूठ जाए ना मियां साहब, शोहर का दिल भी भर जाता है बाद में। अच्छा एक मोहब्बत की शादी हो तो फिर तो कुछ लव मैरिज साहब की लव मैरिज भी टूटी देखी है हमने बहुत। लेकिन जावेद हाशमी साहब की भी एक लव मैरिज थी ना जी। अच्छा मेरा ख्याल अली वो तो बुढ़ापे में आ गई ना 25-30 साल की लव मैरिज, वैसे इनकी भी काफी पुरानी लव मैरिज है जी। लेकिन मैं कहता हूँ इस इंतहा तक नहीं सोचना चाहिए, ना इंशाल्लाह ऐसी इंतहा आएगी। आपको लगता है कि चौधरी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए? मैं अर्ज कर दूं, दोनों जमातों में या दीगर जमातों में भी ऐसा होता है इख्तिलाफ राय, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जमातों में जो अपना इख्तिलाफ राय जो है बड़े कह लें कि एक जोरदार तरीके से उसका इजहार करना भी हक समझते होते हैं या कर देते हैं। जिस तरह पीपल्स पार्टी में भी मुख्तलिफ लोगों ने ऐसा किया है, अभी भी करते हैं। मगर मैं जो आप अंदेशा जाहिर कर रहे हैं ना, खुदा न खास्ता ऐसी बात नहीं है। देखिए अपोजिशन जो है आज भी बहुत से लोगों अपोजिशन की जमातें पीपल्स पार्टी के पास गई हैं जिन्होंने ये बात की है कि एतजाज हसन साहब को इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात की, अपोजिशन है, हमारा हक है जी। एएनपी वाले और मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा है। वैसे मुझे एक शेर याद आ रहा है जी कि वो देखी है बाद इश्क के अक्सर तबाहियां, ये तजर्बे की बात है, होती है कम गलत। और ये बात वो कहते हैं कि जी आपके साथ तीसरी दफा होने जा रहा है, तो खुदा के लिए कुछ थोड़े से होश के नाखून ले। मैं जरा इन्वॉल्व कर लूं। खोसा साहब तो बड़ी देर से इंतजार करें, शाह फरमान साहब भी। खोसा साहब ने भी तो मोहब्बत की शादी की होगी ना। खोसा ये तो खैर बात और तरफ निकल जाएगी। ये जो मोहब्बतें अब आप में और दुनिया में दुनिया अल्लाह ना करे हो, लेकिन चले फिर भी एक तरफ तलखी तो नजर आ रही है। आपको लगता है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मंडे का जो सेशन है पीपल्स पार्टी बॉयकॉट करने का सोचेगी उसमें? देखिए यकीनन एक पैराडाइम शिफ्ट आएगा, क्योंकि आपने तकरीर बारहा सुनी है और आज मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने भी उसका इआदा किया है, और खुर्शीद शाह साहब ने, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो कौमी असेंबली के हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये मिनिमल जो है कि वो जो है अपना माफ़ी मांगे, आके ऐवान में आके माफ़ी मांगे। और मैं खुद 10 साल पार्लियामेंट का हिस्सा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं होती है। देखें, एक तो ना हमने वॉकआउट किया, ना हमने टोकन का या वो, ना हमने बाइकआउट किया, और हम करने के काबिल भी थे और करने का हक भी बनता था और सारे तैयार भी थे, लेकिन हमने कहा नहीं, हम इसको चलाना चाहते हैं। मगर आपने देखा निसार अली खान साहब की बॉडी लैंग्वेज भी देखी आपने, उनका एटीट्यूड भी देखा आपने, उनकी एरोगेंस भी देखी और उनकी जो है वो थ्रेटनिंग पोस्चर्स भी देखे। तो देखें, इस तरह से कोई बेइज्जती करवाने के लिए ऐवानों में नहीं जाता है। ये बेइज्जती सिर्फ एतजाज एहसन की नहीं है, ये बेइज्जती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं है, ये बेइज्जती सारे ऐवान की है। अगर वो ऐवान का तकद्दस खुद मजरूह करना चाहते हैं, और ये देखें ट्रेजरी बेंचेस में ऐसा कभी नहीं होता है। हम जाते थे, बारहा माफिया मांगते थे, नहीं आते थे, फिर मनाते थे, फिर मनाते थे, और बाद में यकीनी बात है कि माफी भी मांगते थे। माफी मांगना ऐवान में, हम अदालतों के सामने भी कोई इस तरह का होता है, हम अपने मौके ये कोई बुरी बात नहीं है, दुरुस्त कह रहे हैं, माफी मांगते हैं और वज़ीर आज़म साहब ने माफी मांगी भी। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं खोसा साहब कल, चौधरी निसार साहब शाम को, उसके बाद आपकी पार्टी का लायामल क्या होगा? देखिए यकीनन फिर उसके बाद हमें भी सोचना पड़ेगा। कोई ये हमारी कोई उनके साथ, देखें हमने जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की, मैं सेक्रेटरी जनरल हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, हमारी बड़ी मैराथन मीटिंग हुई थी सिंध में भी और बिलावल हाउस कराची में, और यही हुआ था कि जनाब हमें ये मूरद इल्जाम ठहराया जा रहा है कि हम नवाज शरीफ को क्यों कर सपोर्ट कर रहे हैं और इसकी हुकूमत को क्यों कर सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि उन्होंने पूरे 5 साल जो यलगार और जो जबान और जो हमले हमारे ऊपर रवा रखे थे, हम किस लिए इतनी उनके जो है बिछ बिछ के जा रहे हैं, पंजाबी में कहते हैं। तो ये बातें जो हैं, हमारा वर्कर बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, ये सारी बातें वहां की गई हैं, लेकिन हमने अजीम तर कौमी मफाद की खातिर हमने कहा कि नहीं, नवाज शरीफ या हुकूमत का मसला नहीं है, हम जमहूरियत का मतलब जमहूर है, बादशाहत नहीं है, जमहूर, अवाम, जमहूरियत के तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर आप पर दोबारा इल्जाम लगाते हैं चौधरी निसार साहब, तो आप इसी तरह से हुकूमत की सपोर्ट, जमहूरियत की सपोर्ट कायम रखेंगे? देखें, हुकूमत की तो हम बिल्कुल नहीं रखेंगे, अलबत्ता जमहूरियत और आइन और रियासत
उसके साथ हम हर सूरत में हम कोई गैर आईनी जो है यलगार इस पर नहीं मारने देंगे, ना मुसल्लत होने देंगे। लेकिन अगर हुकूमत जाती है खोसा साहब तो फिर तो जमहूरियत को भी खतरे में खतरा पड़ जाएगा ना इस तरह तो। यार एक मिनट, मुझे तो खुदा के लिए मुझे ये समझ नहीं आती है कि अगर नवाज शरीफ जो है वजारत उज़्मा से अगर मुस्ताफी हो जाएगा तो क्या जमहूरियत गिर जाएगी, क्या रियासत गिर जाएगा, क्या ऐवान गिर जाएगा, आइन गिर जाएगा? खुदा के लिए इसे मुंजमत मत कीजिएगा। अगर यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम को गैर आईनी तौर पर निकाला गया था, आप भी जानते हैं कि आइन में इसके बाद सिर्फ ऐवान का हक है, उसको गुजारिश इसलिए कोई क़यामत नहीं आई थी। हमने देखें कोई क़यामत नहीं आई थी, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया था, ना मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने दिया था। आप समझते हैं मियां साहब इस्तीफा दे दे, इसका कोई मसला नहीं है, डजंट मैटर। देखिए नहीं, मैं कह रहा हूं कि इस्तीफा देने से कोई जमहूरियत नहीं गिरेगी। ये आप क्यों उसको मुंजमत कर रहे हैं? देखिए हम फिर भी चाहेंगे कि हल जो है पार्लियामान के अंदर हो। खोसा साहब कह रहा हूं कि आप जो है आइन के दायरे में होना चाहिए। मैं अब जरा मियां साहब की तरफ आजू, खोसा साहब मुझसे एक जवाब दे रहे हैं, फिर शाहफरमान साहब की तरफ जाने पड़े। मैं लतीफ खोसा साहब का बड़ा एहतराम करता हूं, मगर लतीफ खोसा साहब, कमर ज़ुमा कायरा साहब, ये वही मेरे भाई साहबान हैं जो गुफ्तगू मुख्तलिफ वक्तों में सख्त करते रहे हैं। मगर मैं जो अभी ये फरमा रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी इस्तीफा दे दिया था या उनको हटा दिया गया था तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो जमहूरियत को कोई खतरा नहीं था या रियासत को खतरा नहीं हो गया था। ये जो हम ये कह रहे हैं कि इस्तीफा मांगना, इस्तीफे का मुतालबा करना, मिड टर्म इंतखाबात का मुतालबा करना, ये गैर आईनी नहीं है। मगर अली जो तरीकाकार अपनाया गया है, जो बाहर धरना दिया गया है, जो मार्च किया गया, इस पर इख्तलाफ है। और मेरी मशवरा देता हूं, एक मेरी अर्ज सुन लें। इख्तलाफ खोसा साहब यही है कि ये जो रवायत नई डाली जा रही है, पूरी सियासी जमातें पाकिस्तान की अगर इसलिए एक नुक्ते पर इकट्ठी हैं कि किसी के इस्तीफे से, मांगने से, मिड टर्म इंतखाबात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रियासत को कोई खतरा नहीं पड़ जाता। मगर 20-25 हजार 10 हजार का जत्था लेकर लश्कर कशी करना, इससे जमहूरियत को खतरा है, इससे निजाम को खतरा है। साहब, आपका लश्कर जो वहां पर मौजूद है उर्दू गाह में, वो जमहूरियत के लिए खतरा है। देखिए जी, एक पॉइंट नंबर 1 की मैं देखिए आप अगर मैं आता हूं आपकी तरफ साहब, शाहफरमान साहब की तरफ मैंने सवाल उठाया जी। मैं देखिए जी, अगर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्शन के बाद से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने यह कहा कि रिगिंग हो गई है, इसके ऊपर सारे मुत्तफिक हैं, किसने की यह अलग बात है, लेकिन तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने यह कहा कि यह रिग्ड इलेक्शन है। उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कानूनी चाराजोई थी, जहां जहां हम पहुंच सकते थे, हमने कोशिश की। सबसे पहले तो ये सारे पॉलिटिकल पार्टी से मेरा ये सवाल है कि अगर वो इस बात पर मुत्तफिक है कि ये रिग्ड इलेक्शन है, तो ये क्यों खामोश है और इसके लिए इन्होंने स्टेप्स क्यों नहीं उठाए? ये जो जमहूरियत, आईन और कानून, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बातें हो रही, ये बहुत अच्छी है, लेकिन इसका पहला स्टेप है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके लिए जद्दोजहद शुरू की है, तो मैं समझता हूं कि सारे डेमोक्रेटिक फोर्सेस को इस पॉइंट के ऊपर इकट्ठा होना चाहिए कि इलेक्शन रिग्ड है कि नहीं। बात सही कर रहे हैं, कैसे पता चला? मगर मैं करेक्शन कर दूं, बात असल ये है कि पूरी सियासी जमातें जितनी हैं, पार्लियामेंट या पार्लियामेंट से बाहर जितनी हैं, इस बात पर मुत्तफिक हैं, उनको बात मुकम्मल करने इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान में आज तक होने वाले जितने इंतखाबात हैं उसमें बेज़ाब्तगियां हुई हैं, उसमें रिफॉर्म्स की गुंजाइश है। बात कर रहे हैं, आप बात कंप्लीट कर रहे हैं भाई मेरे। आप मैं 45 मिनट तक खामोश रहा। अगर मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा हूं तो खुदा के लिए मुझे बोलने दे। जी जी प्लीज प्लीज, पैदा होता है कि आप प्लीज बात मुकम्मल करें। हम इलेक्शन के दूसरे दिन तो नहीं आए, हम इलेक्शन के हफ्ते बाद तो नहीं आए। अच्छा,
हमने जो 6 पॉइंट्स रखे उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा लेना बजाते खुद मकसद नहीं है। मकसद के हसूल के लिए इस इस्तीफा को हमने डिमांड किया, क्योंकि हम जमहूरियत चाहते हैं। फिर जावेद हाशमी साहब ने भी जो कहा है वो भी इस्तीफा दे दें। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे शाह फरमान साहब बस सुनिएगा, मेरी जब बात हो रही थी परसों प्रोग्राम में, एजाज चौधरी साहब मौजूद थे, तो उनसे हमने यही बात की। हमने कहा इनकी जगह कोई और आएगा तो क्या वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा? तो उन्होंने कहा जी हमें एक सिंबॉलिक विक्ट्री चाहिए। आपको क्या मियां साहब का इस्तीफा सिर्फ एक सिंबॉलिक विक्ट्री के लिए चाहिए? आप मेरी बात, मेरी बात, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? अब हमने प्रपोजल दी पाकिस्तान तरीके से, गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पांस आया, उसके अंदर अगर आप उस रिस्पांस को देखें, हालांकि मैंने टिकर पढ़ा है कि शाह महमूद साहब की तरफ से कि खूब प्रोग्रेस है, तो मुझे बड़ी खुशी है, और मैं ऐसी कोई बात करना भी नहीं चाहता कि जिससे अगर कोई माहौल अच्छा बनना हो तो खराब हो जाए। लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूं, वो ये कि सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड रियल डेमोक्रेसी ऑब्जेक्टिव है। इसमें ना किसी के जात किसी की का इस्तीफा, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब मैं ये समझता हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज इस पॉइंट पर इकट्ठे हैं कि पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, आईन की पासदारी हो, रूल ऑफ लॉ हो। मैं शाह फरमान साहब, मुझे ब्रेक तक आ जा रहा है, ब्रेक के बाद आप ही से आऊंगा, आप ही के नुक्ते से हम आगाज करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर है जी। शाह फरमान साहब, आपने ब्रेक से पहले बात की थी कि जमहूरियत को डिरेल करना आपका मकसद नहीं है। आपके इत्तेहादी, या जिस तरह कादरी साहब ने कहा था, आपके कजन चौधरी शुजात हुसैन साहब ने आज अपने इंटरव्यू में कहा, उन्होंने बराह रास्त दावत दी है मदाखलत करने के लिए आर्मी चीफ को, और कहा है कि फौज अब मामलात को खुद आकर संभाले। तो इससे तो आपका एजेंडा जाहिर हो गया कि एजेंडा था क्या बेसिकली इनका? देखिए, तहरीक इंसाफ का अपना एजेंडा है, तहरीक इंसाफ का अपना प्रोग्राम है। आप खुदा के लिए कज़न, पॉलिटिकल कज़न क्या होते हैं, या आप हर बंदे की अपनी इंटरप्रिटेशन है। लेकिन ये तो कादरी साहब ने कहा था ना, तो आप कजन्स हो गए अब। देखिए कादरी साहब जो कुछ कह रहे हैं, अगर कोई कम्युनलिटी है वो अलग, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें हमारी एक जैसी हो। ये 100 दफ़ा हम क्लियर कर चुके हैं। जो असल बात मैं कहना चाहता हूँ, यानी इस मामले पे आप उनका साथ नहीं देंगे कि जो पार्लियामेंट के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब ये 2 नजरियों की लड़ाई बन गई है। एक तरफ अरिस्टोक्रेट्स हैं जो डेमोक्रेसी के नाम पर इकट्ठे हो गए हैं, दूसरी तरफ कॉमन मैन है। मैं समझता हूं कि अगर सबने कहा कि इलेक्शन के अंदर रिगिंग हुई है, नहीं तो क्या और किसी ने इस रिगिंग को करने का तरीका, कोई कदम नहीं उठाया, निकालने का तरीका, किसी ने कोशिश नहीं की, अच्छा, ये तो हमारा हक है कि हमें पता चले कि क्या रिगिंग हुई है कि नहीं। अगर हुई है तो किस तरह हुई है, किसने कराई है, ताकि मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत हो। ठीक है, इसके लिए आप प्रॉपर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें। शाह फरमान साहब, मैं आपकी तरफ बाद में आऊंगा। वो मुजीबुर रहमान शामी साहब, मुझे एक्सप्लेन करने देना, मुझे एक्सप्लेन करने दे। ये प्रॉपर प्लेटफॉर्म तो मौजूद था, मुझे आप ये बताएं, ये जो इस वक्त हमारी बात हो रही है हुकूमत के साथ, कि जहां पर भी चौधरी शुजात हो, शेख रशीद हो, तारुल कादरी हो, इमरान खान हो, क्या मतलब इनको देख के इकट्ठे समझ नहीं आती यार। नहीं, मैं तो कह चुका हूँ, वो मेरी बात सुने, ये लंदन चुकी हुई है, बना था, आप क्या बात कर रहे हैं, उसमें यही तो चीजें थी, 2 चीजें एजेंडा था कि जमहूरियत को किस तरह डिरेल करना है, और दूसरा ये था कि चाइना की यहाँ जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, सरमायाकारी हो रही है, इसको खत्म किस तरह करना है। और मैं ये बात आज तक मैंने नहीं की, मैं ये समझता रहा कि ये सिर्फ जमहूरियत के खिलाफ जो है साजिश है, मगर ये साजिश हो रही थी, आर्मी साजिश
कि पाकिस्तान के अंदर दोनों एक हैं, उनके पीछे दोनों हाथ हैं, वो भी आपके पार्टी में कौन मौजूद है? आज तक अली मुझे ये बताएं, शेख रशीद किसके कहने पर खेलता रहा है? चौधरी परवेज लाई का एजेंडा क्या है? मतलब ये कमाल बात करते हैं, चारों इकट्ठे भी हो रही है। शेख साहब तो दोनों तरफ चले जाते हैं ना, वो तो उधर भी चले जाते हैं, शाह फरमान साहब वो तो उधर भी चले जाते हैं। क्या इनके मुंह से जमहूरियत का लफ्ज अच्छा लगता है? मेरा आप सवाल सुनिएगा शाह फरमान साहब, मेरा सवाल सुनिएगा। अच्छा एक ठीक है, मैं सवाल करूंगा, मुझे जवाब दे रहे हैं। मैं मुझे तहरीक इंसाफ के वर्कर से पूरी हमदर्दी है, मगर इनको खुद नहीं पता लगा कि इनके साथ हाथ क्या हो गए। शेख रशीद ने और चौधरी बरादरान से ने इमरान खान से जो बदला लिया है, इनको 2-4 माह बाद पता चलेगा कि इनके साथ हुआ क्या है। शेख रशीद साहब की बात करें, फौज को तो वो भी दावत देते रहे, उनको भी नजर आती रही। अगले 2 महीने बाद या 3 महीने बाद कुर्बानी होने जा रही है। देखिए कुर्बानी हो रही है, अंपायर कर रहा है, 25 अगस्त से पहले कुर्बानी हो जाएगी। जी शाह फरमान साहब, देखिए जो नाम आप ले रहे हैं, जो नाम आप ले रहे हैं वो तहरीक इंसाफ के नहीं है, लेकिन आपके पीएमएलएन के सारी पॉलिसी उनकी चलती है। वो लोग इलेक्ट हो चुके हैं, कानून में बातें वो लोग इलेक्ट हो चुके हैं। जवेद आशिकी साहब ने डिसोल्व कर दिया उनको, जवेद आशिकी को नजरअंदाज करके। अब मैं शामी साहब से सवाल पूछूंगा। शामी साहब, शुजात साहब का फौज को इस तरह डायरेक्ट मुदाखलत का कहना, ये किस बात को साबित करता है? दोनों के लिए, मैं सिर्फ एक की बात नहीं करूंगा, कादरी साहब के लिए भी और खान साहब के लिए भी। देखिए चौधरी शुजात साहब ने जो ये बात कही है, तो ये सब बड़े सियाने आदमी हैं, बड़े ज़हीन सियासतदान समझे जाते हैं, और लेकिन और उनको कहा जाता है कि जो स्ट्रीट विजडम है उनमें बहुत है, लेकिन ये बात जो है फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करती है, क्योंकि गुज़श्ता 3 माह से वो ये बात कह रहे थे पूरे तयक्कुन के साथ कि ये हुकूमत ख़त्म होने वाली है। उन्होंने ये खबर भी दी थी कि शहबाज शरीफ के इस्तीफे का मामला तो तय हो चुका, अब सिर्फ नवाज शरीफ का तय होना। तो चौधरी साहब इस बात पर पुख्ता यकीन रखते थे कि ये हुकूमत जो है खत्म होगी। उनको यकीन किसने दिलाया ये वाला? आपको मालूम है, ठीक है, कि यकीन दिलाने वाली कुव्वतें तो बहुत हैं। चलिए, मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है जी। आसमानी कुव्वतें तो होंगी ना। अच्छा चलिए ठीक है खोर साहब, ऐसी कोई आसमानी ताकत आती है और आपके नजर में ऐसी आसमानी ताकत कौन है? फिर क्या उसका साथ देंगे आप, उसकी मुखालफत करेंगे आप? जो मेरे से सवाल कर रहे हैं, नहीं, मैं खोर साहब से सवाल किया, काइंडली जरा मुख्तसर उसको बताइएगा, क्लोजिंग का टाइम हो चुका है। देखिए शामी साहब बहुत सेंसिबल बातें करते हैं, दानिश्वर हैं। बात यह है कि अवाम अपनी सरासीमगी, अपनी जो है कसम पुरसी और अपनी महरूमियों की वजह से बाहर आई है, और जो इश्यूज उजागर हुए हैं, काश इश्यूज की तरफ पार्लियामान एड्रेस, तो मैं समझता हूं जमहूरियत में सही पेशरफ्त होगी। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू आपने सुनी, मौजूद पैनल हमारा यहाँ पर मौजूद था, हमने डिस्कशन की। हमारी ट्रांसमिशन जारी है सितंबर में मार्च, लेकिन मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।